नमस्कार बच्चों, सब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता गुप्ता बसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 7 लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। और ये निबंध विधा में रचित है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बच्चों, इसके पहले मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इसकी व्याख्या अच्छे तरीके से की है। उसमें कठिन शब्दों के अर्थों को भी बताया है, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या भी की है, और इसके अलावा पूरे लेसन में क्या बातें कही गई हैं वो सभी सविस्तार बताई गई हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ गद्यांशों को लेंगे जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, प्रश्नों के उत्तरों को लेंगे और भाषा की बात को लेंगे। आप प्रश्नों के उत्तर या गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। पहले छोटा सा सारांश बताती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है समाज की जो भी दशा चल रही है उससे बहुत निराश और दुखी हैं, और उनको लगता है कि चारों तरफ निराशा निराशा भरी हुई है, क्योंकि समाचार पत्र जब भी वो उठाते हैं तो उसमें केवल नकारात्मक न्यूज़ ही भरी होती हैं, और उसे देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप ही लगा रहे हैं। और इसके अलावा उनसे किसी ने कभी कहा भी था कि अगर जो व्यक्ति कुछ करता है लोग उसमें तुरंत दोष खोजने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि महापुरुषों का भारत तो कहीं और ही खो चुका है। मगर उनको उनके जीवन में ऐसी दो घटनाएं होती हैं जिनके कारण उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आज भी भारत की जो आत्मा है वैसी ही पवित्र है, और लोग आज भी यहाँ पर एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। उसमें से देखिए एक घटना जो है ये उनकी ट्रेन यात्रा के समय की है, और एक दूसरी घटना जो है वो बस यात्रा के समय की है। ठीक है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों को लेते हैं, जिसमें से पहला गद्यांश बच्चों ये है, और इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सामने पढ़ देती हूँ। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। ठीक है बच्चों, ये पूरा एक गद्यांश है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो चलिए इसके प्रश्नों को लेते हैं। इसके प्रश्न क्या क्या हैं। आजकल कैसा माहौल चल रहा है। तो बेटा अभी जो मैंने आपके सामने गद्यांश पढ़ा, तो उसमें ये पंक्ति है कि कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो आजकल कैसा माहौल चल रहा है, तो हम यहाँ से लेंगे आजकल कैसा के ऊपर आप ये लिखिए कि ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बच्चों, आजकल कौन फल फूल रहा है। फलना फूलना मतलब कौन समृद्धशाली हो रहा है, किसके पास बहुत पैसा है, मान सम्मान इज्जत कमा रहा है, वो कौन लोग हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सेकंड लाइन में इसका आंसर है झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो हम प्रश्न में से लेंगे आजकल। आजकल झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो चलिए तीसरा लेते हैं प्रश्न। तीसरा प्रश्न है ईमानदारी का पर्याय। ईमानदारी का पर्याय किसे समझा जाने लगा है। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। एक दूसरा नाम, अगर आप ईमानदार हैं तो आप मूर्ख हैं, ऐसा दूसरा नाम दे दिया जाता है, और उस व्यक्ति को फुलिश पर्सन कहते हैं हम। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। फिर भारतवर्ष में चरम और परम किसे माना गया है ना, कौन सबसे ज्यादा चरम है और परम है। तो बेटा उसका आंसर देखिए यहां पर है आपके पास में, मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। ठीक है, इस प्रश्न है बच्चों, किसके बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों की आस्था मतलब विश्वास हिलने लग गया है।
तो जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है ना। जिस रास्ते पे हमारे महापुरुष चलने को कहते थे, उस रास्ते को जो अपना रहा है उसे क्या समझा जा रहा है? उसे तो मूर्ख समझा जा रहा है। तो ये जो हमारे जीवन के महान मूल्य थे, वो तो नष्ट होते जा रहे हैं, उनके बारे में लोगों की राय अब अच्छी नहीं रह गई है ना। और उनको अपनाने के कारण क्या होता है कि हम धन को अर्जित नहीं कर पाते हैं, तो लोग इन सभी महान मूल्यों के प्रति अपने विश्वास को खोते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा गद्यांश लेंगे हम। ठीक है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है बच्चों। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। तो चलिए इसके प्रश्नों को लेते हैं। तो बेटा पहले प्रश्न के रूप में तो हमारे सामने ये भी प्रश्न आता है कि पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या होगा? पाठ का नाम में क्या निराश हुआ जाए, और लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो बच्चों आप जो है वीडियो को पॉज करके प्रश्न और उत्तरों को लिख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात क्यों नहीं है? दोष जो है उनको बाहर निकालना वो बुरी बात क्यों नहीं है, लेखक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे लोग सतर्क हो जाते हैं और बुरे कार्य करने वालों में डर पैदा होता है। तो आप पूरा आंसर लिखिएगा, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात इसलिए नहीं है। ठीक है, आप इसलिए लगाइएगा, इसलिए नहीं है क्योंकि इससे लोग सतर्क होते हैं और बुरे कार्य करने वालों में डर पैदा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेखक को बुराई कहाँ मालूम पड़ती है? बुराई किधर है ना? तो वो क्या कहते हैं, वो यहाँ पे कहते हैं ना, दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाना ना। तो लेखक को बुराई कहाँ की जगह लिखिएगा? वहां मालूम पड़ती है, आप लिखिएगा वहां मालूम पड़ती है जब दोषों का उद्घाटन करना ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बस छोटे छोटे आंसर्स दीजिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, बुराई में रस लेने से क्या तात्पर्य है? ठीक है, बुराई में रस लेने से क्या तात्पर्य है? बुराई करने के आनंद में डूब जाना और अच्छे पक्ष को ना देखना। जब हम बुराई करने के आनंद में खो जाते हैं, दूसरे की बुराई करते चले जाते हैं और उसके अच्छे पक्ष को नहीं देखते। क्या कोई ऐसा संसार में कोई ऐसा प्राणी है जिसमें कोई बुराई ना हो या उसके अंदर कोई अच्छाई ना हो? ऐसा तो कोई भी प्राणी नहीं है, मगर हम सिर्फ बुरे पक्ष को देखते हैं और उसी के आनंद में डूब जाते हैं। इसी को लेखक ने कहा है बुराई में रस लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी घटनाएं उजागर करने का क्या परिणाम होता है? जब अच्छी बातें सामने आएंगी तो क्या होगा? लोगों में सकारात्मक विचार आते हैं और वे भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं, उनका मन प्रसन्न रहता है। जब समाचार पत्रों में अच्छी न्यूज आएगी तो क्या होगा? हमारा मन अच्छा होगा और हम भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। तो बच्चों इस तरीके से मैंने जो है ये जो पूरा आपका गद्यांश था, गद्य का जो एक अंश होता है उसे गद्यांश कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो उसी का मैंने प्रश्न उत्तर जो है आपको 2 करवा दिया है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तरों की तरफ आते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, तो इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया है आपके विचार से। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कारण पूछा है ना, रीजन पूछा है कि ऐसा क्या कारण है कि वो आज भी निराश नहीं है। लोगों ने धोखा तो दिया है उनको, मगर वो निराश नहीं है। वो कौन से 2 कारण है? 2 कारण हम इसमें कौन से गिना सकते हैं? पहला तो वो रेलवे जब ट्रेन की यात्रा के लिए निकलते हैं, और दूसरा जब वो बस की यात्रा के लिए निकलते हैं।
तो बच्चों इसका आंसर जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस बात के निम्नलिखित 2 कारण हो सकते हैं। पहला, रेलवे टिकट बाबू द्वारा लेखक को 90 रुपए लौटाना। ठीक है, वो 100 रुपए दे जाते हैं और फिर वो आकर के उन्हें 90 रुपए लौटाता है। बस कंडक्टर द्वारा नई बस की व्यवस्था करना और बच्चों के लिए दूध और पानी लाना। तो जब बस की यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय जब बस खराब हो जाती है तो बस कंडक्टर नई बस की व्यवस्था करता है और बच्चों के लिए दूध लाता है और पानी भी लेकर के आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन में पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो। बिना किसी ग्रीड के जब लोगों ने एक दूसरे की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो, ऑनेस्टी से काम किया हो, ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें। तो बच्चों आपको इस तरीके के कुछ न्यूज़ को, कुछ लेखों को कलेक्ट करना है और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न लेते हैं हम। इसमें कहा गया है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू, बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप लोग स्वयं से ही लिखिएगा। अपनी पिछली स्मृति में जाइएगा, नहीं तो फिर अपने किसी परिचित से पूछिएगा कि उनके साथ क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है और उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। बेटा हमारा इसमें पहला प्रश्न है, पर्दाफाश के अंतर्गत दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के अच्छे पक्षों को न देखकर केवल दोषों में ही रस लेना शुरू कर देते हैं और उसी को अपना एकमात्र कर्तव्य मान बैठते हैं। मतलब कि उठते बैठते सोते जागते किसी न किसी के बारे में बुराई ही करनी है। या हमारे समाचार पत्र जो होते हैं उन्हें बस किसी का पर्दाफाश करना है, किसी के दोषों को उभारना है, तो सिर्फ वही हमें पेपर में दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। ये पूछा गया है हमसे, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। समाचार पत्रों या समाचार चैनलों द्वारा दोषों का पर्दाफाश होना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इससे समाज में लोग सतर्क हो रहे हैं और गलत चीज़ों को समाप्त करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि जागरूकता फैलती है लोगों के अंदर और गलत कार्य करने वालों के मन में भी डर पैदा हो रहा है। पर यह तभी सार्थक है जब इसमें क्या चीज़ हो, हमारे सामने सच्चाई हो, ईमानदारी और जन कल्याण की भावना हो। ऐसा कार्य करने के साथ जो भी अच्छी चीज़ें समाज में हो रही हैं उन्हें भी लाने का प्रयास होना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है इसके अंतर्गत तर्क सहित उत्तर मांगा गया था बेटा। तो तर्क सहित उत्तर यही है कि यदि दोषों का पर्दाफाश हो रहा है तो वो अच्छा है, इससे लोग सतर्क हो रहे हैं और गलत चीज़ों को समाप्त करने के लिए एकजुट भी हो रहे हैं, जन जागृति भी आ रही है। और जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको डर भी है कि हम कहीं पकड़े जाएंगे तो समाज में जो हमारा मान सम्मान है वो नष्ट हो जाएगा। परंतु यह तभी सार्थक है जब इसमें सच्चाई हो। जब हम किसी का पर्दाफाश कर रहे हैं तो उसमें सच्चाई भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह व्यक्ति के बारे में हम गलत ही अफवाहें उड़ाना शुरू कर दें। ईमानदारी होनी चाहिए और जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। और ऐसा कार्य करने के साथ साथ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें भी समाज के सामने लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, तो यदि ऐसा होने लगेगा समाज में तो क्या होगा? समाज के अंदर क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ने लगेगा। फिर इसमें पहला हमारे पास प्रश्न है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। सच्चाई मतलब जो डरते हैं, जो डरपोक हैं, जो बेचारे हैं, सिर्फ वही सच बोल रहे हैं, ऐसा है क्या? तो अगर ऐसा है तो क्या परिणाम होगा? तानाशाही बढ़ेगी और लोगों की सच्चाई में आस्था कम होगी।
जब सच्चाई केवल डरपोक लोगों के हिस्से में आ जाएगी तो उससे क्या होगा, तानाशाही बढ़ने लगेगी। जो गलत कार्य कर रहा है वो और गलत कार्य करने लगेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर हम देखेंगे कि जो झूठ बोल रहा है, जो धोखा कर रहा है, वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, सुख समृद्धि उसके पास आ रही है, तो इससे क्या होगा, दूसरे बाकी लोग भी उससे प्रेरित होंगे और वो भी उसी तरह का कार्य करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो इसका आंसर क्या है, आपस में अविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, जब हमें दूसरों के दोष देखने की जब आदत हो जाती है बेटा, तो इससे क्या होता है, हमें एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है, हमारे अंदर से विश्वास की भावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 2 लेखक और बस यात्रा से है। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है बच्चों। इस प्रश्न में दोनों, जो आपने इसके पहले एक कथा पढ़ी हुई है, एक स्टोरी आपके में थी बस की यात्रा, और ये जो हमारा लेसन है क्या निराश हुआ जाए के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कह रहे हैं कि जब ये दोनों लेखक आपस में मिलते तो क्या बातें करते। तो इसके बारे में आप लोग स्वयं से अपनी कल्पना से लिख सकते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। सार्थक शीर्षक, ठीक है। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। प्रत्येक जो भी हम लिखते हैं उसका एक शीर्षक लिखते हैं, एक टॉपिक लिखते हैं। तो जैसे कि हमारे निबंध का टॉपिक है क्या निराश हुआ जाए, तो कह रहे हैं कि ये इन्होंने क्यों रखा होगा। इसके अलावा एक प्रश्न और है इसमें कि क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं, इससे अच्छा शीर्षक क्या आप दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या हो सकता है इससे बेहतर शीर्षक, और ये शीर्षक क्यों रखा है लेखक ने। क्योंकि समाज में चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। अराजकता मतलब कि बुराइयां फैली हुई हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को अविश्वास की नजरों से देख रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में अच्छे गुण भी विद्यमान हैं। बुराई तो है मगर साथ साथ में आज भी लोगों के अंदर मानवीय गुण जिंदा हैं, अच्छे गुण जिंदा हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे। इसके अन्य शीर्षक क्या हो सकते हैं। तो इसके अन्य शीर्षक के अंतर्गत हमारे पास हो सकता है आशावादी बनो, जिंदा है मानवीय मूल्य, आखिर क्यों निराश हो, ये भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 शीर्षक दे दिए हैं, और आपको अन्य कौन सा शीर्षक समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे। अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह दिए गए हैं, तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम कौन सा लगाएंगे, क्या निराश हुआ जाए के बाद में हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, के बाद में प्रश्न चिन्ह, क्या निराश हुआ जाए प्रश्न चिन्ह, उसका ये साइन है यहाँ पर, लगाना उचित होगा। पूछ रहा है कि उसका कारण क्या है। क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। समाज में भले ही बुराइयां हैं मगर यदि हमें जीवन जीना है तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी ही पड़ेगी, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। तो बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। हाँ, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन यदि हम किसी बात को कहते हैं तो वास्तव में हमें उन चीज़ों पर चल करके खुद को दिखाना पड़ेगा, तभी समाज में बदलाव होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि केवल बातें कहने से ही वो साकार नहीं होती हैं, हमें उन्हें करके दिखलाना पड़ता है, और समाज में बदलाव लाने के लिए हमें ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है, और आप इसका उत्तर अपने तरीके से भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपनों का भारत, इससे संबंधित प्रश्न है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। महान मनीषी जैसे कि भी बात हुई थी हमारे सामने, टैगोर की बात हुई है ना, मदन मोहन मालवीय की बात हुई है। तो ये जो हमारे महान लोग हैं हमारे देश के, इनके सपनों का भारत है और रहेगा, ऐसा लेखक कहता है। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए।
तो चलिए इसके हम जो है उत्तर की ओर देखते हैं। हमारे महान विद्वानों ने जाति, धर्म, जाति, लिंग, वर्ग आदि भेदों से रहित भारत का सपना देखा था। मतलब कि यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर नहीं होगा, लिंग अर्थात स्त्री और पुरुष के आधार पर, और वर्ग भेदों के आधार पर, मतलब कि जो अमीर या गरीबी इस तरह के किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ग भेद नहीं होगा। ऐसा उन्होंने भारत का सपना देखा था, जिसमें सभी भारतवासी उच्च मानवीय गुणों को अपनाने वाले हों। जितने भी भारतीय हमारे देश में भारतवासी रहते हैं, उन सभी के अंदर क्या होंगे? ऊंचे मानवीय गुण होंगे। वे क्षमा, ईमानदारी, सहनशीलता, सच्चाई, इन सभी रास्तों को अपनाने वाले होंगे। ठीक है, तो आप इस उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हो रहा है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। यहाँ पर आप बच्चों से पूछा जा रहा है कि आप किस तरह का भारत चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, कि आपका देश कैसा हो। तो इसके विषय में आप लोग स्वयं भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं छोड़ देती हूँ और आप स्वयं से इसे लिखिए, और कुछ नए विचार हो तो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात, तो यहाँ पर व्याकरण की बात आ गई है। तो दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, जब दो शब्द मिलते हैं तो समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। आपने देखा है जब कुश्ती होती है तो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो पीछे नहीं रहना चाहते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, उनमें स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, एक जीतने की प्रवृत्ति होती है। तो उसी प्रकार से हमारे समास जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनका एक भेद है बेटा, वो द्वंद्व समास है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो शब्द होते हैं वो प्रधान होते हैं, और चूंकि दोनों प्रधान है, दोनों मेन स्ट्रीम में है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहेगा। तो हम किसी को कम नहीं दिखा सकते, वहां पर दोनों को हमें इक्वल स्थान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो समास क्या है ना, तो समास क्या है? संक्षिप्तीकरण है, छोटा कर देना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को, जिसका कोई अर्थ हो, कुछ नया निकल के आया हो, उसे हम समास कहते हैं। जैसे संधि क्या होती है? जिसमें हम दो वर्णों को मिलाते हैं। ठीक है, और समास में क्या होता है? दो शब्दों को मिलाते हैं हम। ठीक है, तो जब अब हम यहाँ पर हमें बात करनी है किस समास की? द्वंद्व समास की। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दोनों शब्द प्रधान होते हैं। देखिए दोनों शब्द इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या हो सकता है इसके अंतर्गत? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, और पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है और दूसरा कौन सा होता है? उत्तर पद। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास शब्द है माता पिता। ठीक है, तो माता पिता शब्द है, तो जब मुझे इसको एक साथ लिखना हुआ तो मुझे इसके बीच में क्या लगाना पड़ रहा है? ये एक योजक चिन्ह है। ठीक है, तो माता और पिता, माता पूर्व पद और पिता उत्तर पद। जो पहले आता है वो पूर्व पद है और जो बाद में लिखते हैं वो उत्तर पद है। मगर यदि आप देखें तो आपकी जिंदगी में इन दोनों की समान अहमियत होती है, एक समान वैल्यू होती है, दोनों ही किसी से कम नहीं है। तो इस जगह पर हमारे सामने जो समास है वो द्वंद्व समास है, और इसकी एक पहचान है कि इसके बीच में योजक चिन्ह आता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ भी कहा गया, यहाँ भी कहा जा रहा है कि योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है? जब हम इसको अलग करते हैं ना, जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर देखिए, जब हम इन्हें अलग कर, जैसे बेटा बेटी लिखा है तो बेटा बेटी को अलग किया तो क्या हमारे पास आ गया? बेटा और बेटी, है ना। तो इस जब हम इस तरह से लिख देते हैं, इस चिन्ह को हटा करके बीच में और लगा देते हैं, तो वो समास विग्रह हो गया, अलग कर देना। जो ये समासिक पद है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद है, जब इनको अलग कर देते हैं और बीच में और लगा दिया हमने, तो ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। ठीक है, जब भी हम इस योजक चिन्ह को लगाएंगे तो इसके बीच में और लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, या अथवा लिख सकते हैं। जैसे चाय पानी कहते हैं ना, तो हम किसी को चाय पानी एक साथ नहीं देंगे, अलग अलग देते हैं। तो चाय लेंगे या पानी, तो चाय या पानी, तो या वहां पर क्या आ जाता है? या आ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे इन्होंने देखिए हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी चरम और परम आपके में आया है ना शब्द चरम परम। तो चरम परम जब हम लिखेंगे तो बीच में क्या लगा दिया हमने यहाँ पर योजक चिन्ह लगा दिया। भीरू बेबस शब्द आया है आपके में, तो भीरू बेबस को जब हम एक साथ लिखना है हमें तो हम इस केस में क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। और दिन और रात, दिन रात को अगर लिखना है तो हम योजक चिन्ह लगा देते हैं। मतलब हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि जब हम इस और को हटाते हैं, है ना, जब हम इस और को हटा देते हैं तो क्या होता है, हमें ये योजक चिन्ह लगाना पड़ता है। जब हम इस और को हटाते हैं तो हमें ये योजक चिन्ह लगाना पड़ता है। जब हम इस और को हटा रहे हैं तो हमें ये योजक चिन्ह लगाना पड़ रहा है। और जहाँ जहाँ पर हम योजक चिन्ह लगा रहे हैं बच्चों, वो क्या है, वो आपके द्वंद्व समास के उदाहरण बन जाते हैं उस जगह पर आकर के, क्योंकि यहाँ पर दो जो पद हैं वो एक हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसके इन्होंने कहा है हमसे कि द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो हम द्वंद्व समास के 12 उदाहरण आपके लिए लेकर के आए हैं। देखते हैं, बेटा बेटी, ठीक है, बेटा बेटी दोनों की अहमियत एक जैसी है ना। तो अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो गया हमारे पास में, बेटा और बेटी। धन दौलत योजक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। फिर नाक कान दोनों की अहमियत एक जैसी है। माता पिता दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से हम अगर रिश्तेदारी में लेते हैं तो माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम इसके अंतर्गत जो है कुछ विलोम शब्दों को भी ले सकते हैं, बिल्कुल उल्टे, जैसे लाभ हानि, पाप पुण्य, भला बुरा, जीवन मरण, नीचे ऊपर, है ना, और हार जीत, देश विदेश। तो इस तरह से अगर आपके सामने आता है कि द्वंद्व समास के उदाहरण लिखिए, तो आप एक तो बेटा बेटी, मामा मामी, माता पिता लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप उल्टे विलोम शब्दों को लिख दीजिए और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसको लिखते समय जब द्वंद्व समास का उदाहरण लिख रहे हैं तो बीच में ये योजक चिन्ह लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जब आप विग्रह कर रहे हैं, जब आप अलग अलग कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या लगाना है बच्चों, उस समय आपको लगाना है यहाँ पर और। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको जो है नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे और को जब आप विग्रह कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो संज्ञा के बारे में जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिर भी आपके लिए एक बार फिर से बता देती हूँ। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो, संज्ञा कहलाता है। जैसे उषा किसी प्राणी का नाम है, गुलाब और बचपन है, बच्चे हैं। बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना। और अगर बच्चे कहते हैं तो वो किस में चला जाता है आपका, वो हमारा चला जाता है जातिवाचक में चला जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ 3 भेद होते हैं बेटा, जो मेन भेद होते हैं संज्ञा के। तो उसमें पहला हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है प्रश्न में कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो इसमें है पहला हमारा मदन मोहन मालवीय आया है शब्द, तिलक आया है, गांधी आया है, रविंद्रनाथ ठाकुर आया है। इसी तरीके से आप दिल्ली लिख सकते हैं, अमेरिका लिख सकते हैं। अगर बाहरी हम लेते हैं या आपकी कक्षा के किसी भी बच्चे का नाम, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मगर हमसे कहा गया है कि पाठ में से हमें ढूंढना है, तो पाठ में हमारे पास ये हमें 4 नाम मिले, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें पूरे समूह का बोध होता है बेटा। जैसे आपकी टीचर जो है क्लास में और बोले कि लड़कों बाहर निकलो या लड़कियों बाहर निकलो, तो वो सभी लड़कों के लिए कहती है, उसमें सभी लड़कियों के लिए कहती है उस समय पर। और अगर वो आपका नाम लेकर बुलाती है, तो जैसे मान लीजिए वो कहती है दीपक बाहर आओ, तो ये क्या है, दीपक क्या है, वो नाम है किसी व्यक्ति, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, किस संज्ञा के अंदर आएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। मगर अगर वो कहती है लड़कों बाहर आओ, तो वो जातिवाचक, पूरे समूह को वहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मेरे पास थे पाठ में से आदमी, मनुष्य, महिलाओं, बच्चे और नौजवान। तो इसको आप देख सकते हैं, पाठ में और भी चीजें ढूंढिएगा, आपको मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये तीसरा है भाववाचक संज्ञा।
तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ अन्य शब्दों को अगर आप लेते हैं तो उसमें दया है, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता या चढ़ाई। और अगर हम व्यक्ति मतलब किसी के नाम से लेते हैं तो जैसे शिव से शिवत्व हो जाता है, और गांधी जी से लीजिए तो गांधी से गांधीवाद, और हिटलर से हिटलरशाही। और अगर जातिवाचक संज्ञा को लेते हैं तो लड़का से हम लड़कपन बना सकते हैं, मित्र से मित्रता बना सकते हैं, सर्वनाम शब्दों से भी आप बना सकते हैं, अपना से अपनापन, मम से ममता। और क्रिया शब्दों से भी बना सकते हैं आप भाववाचक संज्ञा शब्द, जैसे सजाना से सजावट, बहना से बहाव। और विशेषण शब्दों से भी, जैसे भोला से भोलापन होता है। तो इसी तरीके से पाठ में इन्होंने पूछा कि पाठ में वो कौन से शब्द हैं, तो पाठ में शब्द है ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, ईमानदारी, मूर्खता और मनुष्यता। ठीक है, तो आपको ये लेसन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी कामना है। तो बच्चों, यदि आपको ये मेरा मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने सहपाठियों के बीच में इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे बढ़ाइए और मेरा प्रोत्साहन कीजिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।